नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पार्षद वीरेंद्र वालिया द्वारा की गई मारपीट के खिलाफ वैश्य समाज आया दिनेश खंडेलवाल के समर्थन में एएसपी सिटी को दिया ज्ञापन। कृष्णगंज थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 4 हिस्ट्री शीटर समेत कुल 23 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रील बनाने के लिए बच्चे के अपहरण का नाटक, पुलिस ने यूट्यूबर को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए अजमेर दरगाह में हुआ दुआ का आयोजन, 11 सदस्यों का जत्था पहुंचा अजमेर। अजमेर में अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, 3 अक्टूबर तक चलेगी प्रतियोगिताएं। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के 84 आवास क्षेत्र अंतर्गत अभियंता नगर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने का मामला अब और गर्मा गया है। जमीन के मालिक दिनेश खंडेलवाल ने स्थानीय पार्षद वीरेंद्र वालिया और उसके बेटे पुनीत वालिया पर मारपीट करने, जमीन के दस्तावेज छीनने, जबरन कम की
कीमत में जमीन बेचने और 50 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है। आज इसी मामले में खंडेलवाल समाज के लोग भी दिनेश खंडेलवाल के समर्थन में एकत्रित हुए और ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर एएसपी सिटी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने उन्हें उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। समाज के प्रतिनिधियों की मांग है कि जमीन मालिक को धमकाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और जमीन मालिक को राहत प्रदान की जाए। बहुत सही आश्वासन दिया है कि इसकी मैं पूरी तौर से तय से जांच करवाऊंगा। जो मेरिट पर होगा उसके साथ कोई किसी भी आदमी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हम सारे समाज वालों ने एक ही रिक्वेस्ट करी है, किसी गरीब के साथ कोई अन्याय न हो। तो उन्होंने पूरी तौर से आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आ गए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी जांच होगी और विधिवत होगी और आपको सब बता दिया जाएगा। खंडेलवाल साहब पहले जैन समाज और अब खंडेलवाल, क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ हो क्या रहा। मैं खुद भी अजमेर में 84 साल की मेरी उम्र है, मैं परेशान हूँ कि ये हो क्या रहा। इस तरीके की घटनाएं वैश्य समाज को क्यों इस तरीके से मतलब दबाया जा रहा है, क्यों परिस्थितियां ऐसी पैदा की जा रही हैं। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो हमारे पास तो इसके अलावा प्रशासन को अपना निवेदन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लगता है शहर में भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं। भूमाफिया बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, उन पर अंकुश करने की जरूरत है। तो हमारा तो यही निवेदन है, इस मामले में जो उचित हो बिल्कुल उसका आपने कहा है सीमांकन करके उसका हम बिल्कुल सही निराकरण करेंगे। आज आप देखिए कोई ऑफिसर आता है विदाउट कोई आपको वो तो देवे कि आप कोई आए हो तो उसको पहले नोटिस देवे आपने ये गलत किया, डायरेक्ट जेसीपी लेके आ जाए और थोड़ा फुड़ी करे तो जस्टिफिकेशन तो नहीं है। बाकी तो मालिक है। बिल्कुल। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि गंज निवासी जमीन मालिक दिनेश खंडेलवाल का कहना है कि उनकी ग्राम चौरसी आवास अंतर्गत अभियंता नगर में खरीदशुदा जमीन है जो उसके स्वामित्व में है तथा उस पर बाउंड्री वॉल भी बनी हुई थी। उनके परिचित ने उन्हें सूचना दी कि आपकी जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़ी जा रही है। इस सूचना पर वो जब जमीन पर पहुंचे तो बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी तथा अंदर जेसीबी चल रही थी और मौके पर पार्षद वीरेंद्र वालिया मौजूद थे। जब उसने अपनी जमीन पर की जा रही कार्यवाही का विरोध किया तो उसके साथ वीरेंद्र वालिया और उसके पुत्र ने मारपीट की व धमकी दी कि उक्त जमीन हमें बेच दे, अन्यथा तेरा हाल भी रूपनगढ़ कांड जैसा होगा। मेरी जमीन के जांच के लिए ये भैया जांच के लिए मिलने आए। मैंने उन्हें अपनी एप्लीकेशन और नाले की और अपनी जमीन की स्थिति के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और उनको मेरी जमीन और नाले की जमीन के संबंध में कोई विवाद है तो मेरी जमीन और नाले की जमीन दोनों का नपा के उसके क्षेत्रफल की गणना करवा ली जाए। सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। तो नाप चोप करा ली जाए और जो है उस पर क्षेत्रफल की गणना करा के बाकी जो नाले की जमीन में है अतिक्रमण उन सबको हटवाया जाए। उस अतिक्रमण के लिए मैंने खुद ने शिकायत दे रखी है। उनके पास से यहाँ लिखा हुआ आता है कि 6 महीने से ये लिखा हुआ रहा है कि हमने उनको नोटिस दे दिया है, लेकिन आज तक भी उस नाले की जमीन में से अतिक्रमण जाए। और उस नाले की जमीन में जिसके लिए मुझ पर ये मुकदमा दर्ज कराया ST/SC का, उस जमीन के लिए पहले भी कलेक्टर साहब ने 2006 के अंदर अतिक्रमण हटवाया था और वो मेरे पिताजी की शिकायत पे हटवाया था और वापस उसी जगह पे अतिक्रमण कर रहे हैं। और उस अतिक्रमण को बचाने के लिए मेरी जमीन में के ऊपर कब्जा करने के लिए और मुझे धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीन मुझे बेच दो या फिर 50 लाख रुपए दो तो तुम अपनी जमीन का आराम से उपयोग कर सकते हो रिश्वत के तौर पे। किसने मांगी है 50 लाख रुपए? मुझसे मांगे जे वालिया और उसके लड़के ने। और मैं कामना जो रावत है उन्होंने कहा कि इनकी बात मान लो तो अच्छा रहेगा, विवाद नहीं होगा, आप शांति से जी लोगे। और साथ ही मुझे ये और धमकी दी कि अगर नहीं मानोगे तो पुलिस वाले ने धमकी दी कि आपका भी एक हाल रूपनगढ़ हत्याकांड जैसा कर देंगे। वहीं दूसरी ओर पार्षद वीरेंद्र वालिया कहना है कि जमीन को दिनेश खंडेलवाल ने सफाई करने के बहाने नाले में मलबा डालकर उसे अवरुद्ध कर दिया था। जब नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची तो दिनेश खंडेलवाल द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई, जिसके बाद JN कामना रावत ने उन्हें स्थानीय पार्षद होने के नाते फोन करके बुलाया। जब वे मौके पर पहुंचे तो दिनेश द्वारा उनके साथ गाली गलौज कर हाथापाई की गई। गौरतलब है कि उन्होंने चंद्रेश साकला पर भी इस मामले को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगाया। वीरेंद्र वालिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर और क्षेत्रवासियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर उक्त कार्यवाही की मांग की। हुआ क्या प्रकरण है, कैसे आए आप लोग? हम आए साहब SP साहब से मिलने और जिलाधीशक अध्यक्ष महोदय जी से मिलने। मेरे वार्ड का नाला जो कि आज सदियों पुराना है, कम से कम 100 साल पुराना नाला है, उसको एक भू माफिया द्वारा पाट दिया गया है और मेरे पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है
कि मेरे द्वारा नाजायज परेशान किया जा रहा है। मेरे द्वारा नगर निगम कमिश्नर इनको सूचना मेयर साहब को सूचना दे दी गई थी भी ऐसे नाला बंद किया जा रहा है। उनके द्वारा जेईएन कामना रावत इंस्पेक्टर जमादार इनको भेजा गया और निगम की जेसीबी भेजी गई। इतने में काम शुरू हो गया, वो हम लोग चले गए और मेरे पास फोन आया जेईएन साहबा का भी कुछ असामाजिक तत्व भूमाफिया आए हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कृपया आप यहाँ पधारें। तो एक फोन आया, 2 फोन आया, तीसरे फोन पे फिर मैं गया हूँ वहाँ पे। तो मेरे को जाते ही माँ बहन की अंट शंट गालियाँ बकने लग गए। वो है मेरे गिरेबान अब पे हाथ डालने की कोशिश की उन्होंने, है तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था। नाला बंद किया जा रहा है, नाले में जेसीबी चल रही है नाले के अंदर जेसीबी चल रही है, उसमें हमारा क्या कसूर है, निगम का क्या कसूर है? वाले साहब, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आपके और आपके बेटे के द्वारा मारपीट का वीडियो आ रहा सामने। जो आ रहा है मारपीट उन्होंने पहले शुरू की, बाटे मारे, तो फिर अगर मेरा सिर पड़ जाए, है सीनियर सिटीजन का सिर पड़ जाए तो क्या मैं देखता रहूं मेरे को कोई गोली मारे, क्या मैं अपना डिफेंस नहीं करूंगा क्या? अच्छा चलिए, निगम का पूरा प्रकरण था, निगम के जेईएन वहाँ पर थे जैसा आपने बताया। आप पार्षद होने के नाते वहाँ पर मौजूद थे, निष्का है ना। लेकिन ऐसे में आपका बेटा वहाँ पर क्या कर रहा था? बेटा मैं बीमार था, मेरे को लेके गया वहाँ पे, है शुगर का पेशेंट हूँ मैं, बीपी का पेशेंट हूँ, मैं तो घर बीमार पड़ा था, है मेरा बच्चा लेके गया मेरे को वहाँ पे, इसमें गलत क्या है? मेरा बेटा तो मेरे साथ जाएगा, और जो ऐसे थोड़ी होता है। और जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं 50 लाख रुपए का, एक मैं सरेआम कहता हूँ भी अगर मेरे द्वारा या मेरे परिवार के किसी भी शख्स द्वारा इसको कभी भी 10 साल में फोन किया गया हो, मैं 10 साल से पार्षद हूँ तो मैं पार्षद पद से इस्तीफा दे दूंगा, तुरंत दूंगा। निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। ये तो दादागिरी हो गई, इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। ये झूठे, सारे आरोप झूठे हैं। आप आइए ना, आप मीडिया खड़ा है, आप वहाँ पे साइड में चेक कीजिए। अच्छा, आप कह रहे हैं राजनीतिक रूप दिया? हाँ, बिल्कुल दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? आपको पता है, आप भी जानते हो। आप बताएं। आप जानते हो जी, आप बताएं ना। आपने जिसका जेल भिजवाया था चंद्रेश सांखला, चंद्रेश सांखला उसकी गैंग है जो बनी हुई, जिसने खुद मकान पे नाले पे कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ 4 महीने जेल जाके आया है, वो आज थाने पे जाके झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहा है। मेरा बच्चा एक अमित वालिया कोई भी था नहीं, उसके खिलाफ झूठी FIR करा रहा है। वो जयपुर था, हॉस्पिटल का चार्ज है। ये प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। एक जेईएन जिसका कोई लेना देना नहीं है, नाला साफ करा रही है, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। आज तो कोई भी अधिकारी नहीं जाएगा। आज कोई भी पार्षद अगर किसी भी अधिकारी को बुलाएगा साइड के ऊपर तो कोई अधिकारी नहीं जाएगा। कुछ माफिया है, कुछ पुराने भूमाफिया है, वो लगे हुए हैं इस काम के अंदर। एक गैंग चल रही है साहब, चंद्रेश सांखला के नेतृत्व में जो ये काम कर रही है। इसके बाद समाज का प्रतिनिधि मंडल नगर निगम आयुक्त से मिला और इस प्रकरण की जांच के लिए एक जांच समिति गठित कर तुरंत जांच को सार्वजनिक कर जेईएन कामना रावत और अन्य दोषियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्यवाही करने की मांग की। आज अजमेर जिले में एसपी वंदिता राणा के आदेश पर एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अपराधी व हिस्ट्री शीटर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिनमें कुल 23 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 4 हिस्ट्री शीटर व 19 नग वजन, चेन स्नैचिंग व चोरी करने के आरोपी है। इसका उद्देश्य शहर में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना व अपराधियों में पुलिस का भय व्याप्त करना रहा। साथ ही यह कार्यवाही आगामी त्योहारों को देखते हुए की गई है। जिला अजमेर में माननीय एसपी साहब श्रीमती वंदिता राणा के निर्देशन में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके अंतर्गत थाना आजा के जितने भी पुराने अपराधी है, HS है, उनको चेक करना और उनकी संदिग्ध गतिविधियाँ पाए जाने पे उनको प्रोएक्टिव पुलिस के हिसाब से उनको पाबंद किया जाना। इसी कार्रवाई के अंतर्गत आज एरिया डोमिनेशन में हमने 23 जनों को शांतिपूर्वक में गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 HS है और 19 लोग वो हैं जिनके खिलाफ कोई न कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें ज़्यादातर ये चेन स्नैचर हुए, पर्स स्नैचर हुए, चोरी नकबजनी के मुलजिम हुए, इनको गिरफ्तार किया गया ताकि इनसे दूसरी घटनाएं और कार्रवाई पर रोक लगे और अपराधियों में डर। ये जो स्ट्रीट है ये कौन कौन है? 4 स्ट्रीट हैं, सुल्तान सिंह, विजय सिंह,
गोपाल सिंह उर्फ गोपी और सन्नी पुत्र सुल्तान। और बाकी अलावा क्या मकसद क्या है? मूल मकसद है कि एक मैसेज चला जाए और किसी भी जो अपराधियों की संदिग्ध गतिविधियाँ उस पर रोक लग जाए। उनको ध्यान रहे आगामी त्यौहार भी है और उन पर यह भी ध्यान रखे पुलिस हमें वॉच कर रही है। हाल ही में पुलिस ने कुछ यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया है जो अपहरण की रील बनाने की मंशा से कुछ इस तरह अपना हुलिया बनाकर आए जिससे क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई। यह घटना सोशल मीडिया पर वीडियो के लिए खतरनाक ट्रेंड को दर्शाती है जहां लोग व्यूज और लाइक्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल अजमेर के लोहा खान में 4 युवकों द्वारा एक बच्चे का अपहरण करने का प्रयास किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने स्थानीय पार्षद को फोन कर इसकी सूचना दी। जब वे वहां मौके पर पहुंचे तो देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई जिन्होंने इन यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्यवाही की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दर्शकों, इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। हमें व्यूज और लाइक्स के लिए किसी भी हद तक नहीं जाना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। हम पुलिस के साथ साथ क्षेत्रवासियों की भी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन यूट्यूबर से गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर वीडियो के लिए ऐसे खतरनाक ट्रेंड को रोकने में मदद करेगी। अभी लगभग आधा घंटा पहले मेरे पास फ़ोन आया है कि किसी बच्चे का किडनैप हो गया है लोहा खान टेम्पो स्टैंड पे। क्योंकि वो मेरे वार्ड क्षेत्र में आता है तो मैं एक पार्षद होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तुरंत मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे लगभग 500 से ज़्यादा संख्या में भीड़ एकत्रित हो रखी थी और ये 4 जने एक मतलब डरावना मतलब वेशभूषा में आए और एक तरह के बाल कटे हुए हैं, दहशत उत्पन्न करने की कोशिश करी और आके इन्होंने बिना नंबर की गाड़ी में कोई बच्चे को उठाया और ये अपने आप को यूट्यूबर बता रहे हैं जो भी है, लेकिन एक हर कार्य की एक मर्यादा होती है, उसके नियम कानून बंधे हुए होते हैं और प्रशासन उसके लिए इनको अगर इस तरह का कुछ करना, रील वगैरह बनाना था तो प्रशासन इनको अनुमति प्रदान करता है। एडीएम सिटी साहब के पास जाते हैं, वहाँ से परमिशन मिलती और तब आके अपना पुलिस भी इनको इमदाद प्रदान करती और ये अपना वो कार्य सुचारू रूप से करते। लेकिन इन्होंने आके वार्ड में एक दहशत उत्पन्न करी क्योंकि मेरा वार्ड एक सेंसिटिव वार्ड है, वहाँ पे विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ इस तरह का सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो सकता था, सौहार्द बिगड़ सकता था, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता था। तो मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बुलाया और इनके आप वेशभूषा देखिए और जिस तरह का इनके गाड़ी है बिना नंबर की है और सारे ये मतलब ऐसा एक तरीके से समाज के अंदर एक दहशत उत्पन्न करना और एक शांत स्वभाव लोग वहाँ पे जमा हो गए, आपस में दहशत उत्पन्न हो गई। लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, कम से कम 50 से 60 जनों के फ़ोन आए कि बच्चे का किडनैप हो गया है, बच्चे का किडनैप। तो समाज कितना उद्वेलित हुआ और कितने लोगों में दहशत उत्पन्न हुई। मैं कह रहा हूँ इनके पूरी पुलिस से और प्रशासन से ये एक गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की ये भी जो जिस तरह का एक मंचलेपना मैं ये कहूँगा इनका कि ये माहौल बना के कोशिश करते हैं कि भाई ये रील्स बनाना ये समाज में निश्चित तौर पे एक मतलब आज जिस तरह का संदेश दिया गया मतलब इस रील के माध्यम से बनाकर दहशत उत्पन्न करके सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने की दहशत उत्पन्न लड़ाई दंगा भी हो सकता था वहाँ पे, वो इन्होंने किया है। तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये इस तरह का कार्य करते हैं तो एक इनके लिए लिमिटेशन गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि भाई आप इस तरह के बस इस हद तक ही आप एक समाज में कोई जागरूकता या उत्पन्न करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से कीजिए। ये कौन सा तरीका है, आप काले कपड़े पहन के आ रहे हो, गंजे होके आ रहे हो, बिना नंबर की गाड़ियाँ ला रहे हो, माहौल ख़राब कर दिया वहाँ पे मेरे वार्ड में। अभी कोई मान लो कोई छोटी सी बात में गफलत के अंदर कई बार बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, उस तरह का झगड़ा उत्पन्न हो सकता था और कोई मारकाट हो सकती थी बिना मतलब। तो मैंने पुलिस को सूचना दी और इनको बुलाया और यहाँ पे थाने पे इनकी गाड़ी समेत उन 4 को यहाँ पे पुलिस वाले गिरफ्तार करके लाए। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। आप मैं राजेंद्र राठौड़, पार्षद, वार्ड नंबर 63, नगर निगम अजमेर। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए विशेष दुआ का आयोजन किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह में दुआ का एक कार्यक्रम कर्नाटक के वक्फ एवं हाउसिंग मंत्री बिजेड़ जमीर अहमद खान की तरफ से किया गया था, जहाँ कर्नाटक सरकार की तरफ से KMDC चेयरमैन अल्ताफ अहमद अपने डेलीगेशन के साथ चादर पेश करने पहुंचे। दरगाह शरीफ में खासों आम ज़ायरीन में लंगर भी बांटा गया और CM सिद्धारमैया, मंत्री बिजेड़
जमीर अहमद, डिप्टी सीएम DK शिव कुमार, PS नसीर अहमद के लिए भी दुआ की गई। अजमेर दरगाह पहुंचे डेलीगेशन के समस्त मेंबर को दरगाह की तरफ से खादिम सैयद शकील अहमद चिश्ती ने जियारत कराई और दस्तार बंदी की। सैयद ताहा चिश्ती ने सबको तबरुक भेंट किया। KMDC चेयरमैन BK अल्ताफ खान ने बताया कि CM सिद्धारमैया कर्नाटक की जनता के लिए विकास पुरुष है और जनता उनके काम को बेहद पसंद करती है। ऐसे में अजमेर शरीफ दरगाह में मंत्री BJ जमीर अहमद के कहने पर 11 मेंबर्स का डेलीगेशन आया है और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश कर सेहतयाबी के साथ उनको मुसीबतों से निजात दिलाने की मांग की गई है। ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುವಾ ಅಂತ ಪ್ರೇಯರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎರಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಗೆ ಕೆಲವರು ಆಫತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆದಂಥ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎರಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯರ್ ಎರಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬು ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಗೆ ಏನು ಆಫತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक माते, खुदा हाफिज। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आए हैं इसलिए कि हमारे सिद्धरामैया जी CM जो बहुत अच्छे CM हैं, उनके ऊपर जो आफत आई है, इसलिए हमारे BZ जमीर अहमद खान जो हमारे माइनॉरिटी लीडर भी है और मंत्री भी है, उन्होंने बोला आप जाकर सभी साथी लेकर दुआ कर आइए, इंशाल्लाह भला होगा बोल के बोलने से मैं आया हूँ सर। कितने लोग आपके साथ आइए, क्या प्रोग्राम बना है? हम 10 आदमी आए हैं और साथ में दुआ की दरख्वास्त भी है और उसके साथ 1000 रुपये का खाना भी इधर इंतजाम किया हुआ है। और इसलिए कि हमारे राज्य को और राष्ट्र को भला हो। और उसके साथ सिद्धरामैया जी का आप कहीं भी चरित्र देख लो, इतने अच्छे आदमी हैं। सिद्धरामैया नहीं, सीधा रामैया बोलते हैं उनको, इतना सीधे साधे है। कुछ आफत आई है कुछ लोगों की वजह से, इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ अल्लाह भी भला करेगा, लोगों की दुआ भी लगेगी और ख्वाजा गरीबी नवाज के दरबार में आकर दुआ करने से अच्छा होगा बोल के मुझे यकीन था। इसलिए जमीर भाई भी बोले, इसलिए मैं जमीर भाई की बात पर और हमारे दिल की सुनकर आए हैं हम सभी दोस्त। आज अंतर महाविद्यालय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ अजमेर के DAV कॉलेज में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिवराज सिंह पलाड़ा ने शिरकत की और प्रतियोगिता की अध्यक्षता DAV कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने की। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता 27 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन CET एग्जाम के चलते से स्थगित किया गया था और आज से यह प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है, जो कि 3 अक्टूबर तक खेली जाएगी। अंतर महाविद्यालय खो-खो पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन दयानंद महाविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है और आज के हमारे मुख्य अतिथि थे शिवराज सिंह जी पलाड़ा, जो राजस्थान खो-खो संघ के अध्यक्ष भी हैं, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, प्राचार्य दयानंद महाविद्यालय। आप वैसे ही खेल प्रेमी हैं और DAV कॉलेज में निश्चित रूप से जो भी प्रतियोगिताएं या जो भी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय द्वारा हमें दी जाती है, तो हमारा पहला ध्येय रहता है कि खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छा मैदान मिले, अच्छी निर्णायक ऑफिशिएटिंग मिले, और वो हम देते हैं बाखूबी। और हम चाहते हैं कि यहाँ से अच्छे खिलाड़ी अपना प्रतिनिधित्व करके विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करें और एक विश्वविद्यालय को मजबूत टीम यहाँ से हम चयन करके देंगे और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित करेगी। डॉक्टर सैयद असगर अली, आयोजन खेल अधिकारी दयानंद महाविद्यालय। आज दयानंद कॉलेज अजमेर में MDSU के 37th इंटर कॉलेजिएट खो-खो मैन का आयोजन किया जा रहा है और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि खो-खो जो एक ग्रामीण खेल थी, उसको अंतरराष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने के लिए श्री भंवर सिंह पलाड़ा साहब और डॉक्टर असगर अली, इन्होंने बहुत प्रयास किया और आज माटी से मैट तक ले आए इस गेम को। इसके लिए पलाड़ा साहब और डॉक्टर असगर अली इसके बधाई के पात्र है। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं शिव सिंह जी पलाड़ा, ये भंवर सिंह जी के सुपुत्र हैं और ये भी खो-खो में राजस्थान के लेवल पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ये गेम आज होगा और पूरे हम रूल्स नियम कायदे अनुसार हम गेम्स कराएंगे और खेल की भावना को बरकरार रखते हुए ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा। और इसके बाद भी हम 7-8 और गेम्स का भी जो MDSU की गेम्स है उसका आयोजन करेंगे। और आज पहला टूर्नामेंट है और पहले ही दिन बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पर, जैसे कि पलाड़ा साहब ने बताया कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और हम एश्योर करते हैं कि विद्यार्थियों को वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी
जो एक खिलाड़ी को मिलनी चाहिए, और बहुत अच्छे से टूर्नामेंट का रन करेंगे हम। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, प्राचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर। धन्यवाद। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। ए, हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल ने आज सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान मित्तल हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील परिहार ने बच्चियों की सेहत की जाँच की और उनके अभिभावकों को आवश्यक सलाह दी। इसके अलावा बच्चियों को स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी दी गई। डॉक्टर सुनील परिहार ने बताया कि ज्यादातर बच्चियों में एनीमिया और दांतों में कैरीज पाई गई। उन्होंने बच्चियों के अभिभावकों से साल में एक बार बच्चों का रूटीन चेकअप कराने और सही समय पर वैक्सीनेशन कराने की सलाह दी। मित्तल हॉस्पिटल द्वारा लगाए गए इस शिविर की स्कूल प्रशासन और बच्चों के अभिभावकों द्वारा सराहना की गई। मैं डॉक्टर सुनील परिहार हूँ। मित्तल हॉस्पिटल से हम आज अंडर 5 ईयर्स ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप करने आए हैं। बेसिकली हम इसके अंदर देख रहे हैं किसी को हाइट या वेट की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, किसी को एनीमिया तो नहीं है, किसी को हार्ट डिजीज़ नहीं है, और इस तरह का बेसिक हेल्थ चेकअप हम कर रहे हैं। क्या कुछ खास है और क्या हमेशा समय समय पर इस तरह के कैंप? ये कैंप बहुत ज़रूरी है बच्चों में जागरूकता के लिए। जैसे कि हम कॉमन प्रॉब्लम जो हम एनकाउंटर कर रहे हैं वो बेबी में या तो एनीमिया की है जिसमें बच्चों में खून की कमी पाई जा रही है, और दूसरा जो बहुत कॉमन कारण मिल रहा है वो बच्चों में दांत में कैरीज होना है ना, दांत में सड़न जो है वो पैदा होना, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस पे जागरूकता बहुत ज़रूरी है।
ताकि फ्यूचर में और प्रॉब्लम जो हो सकती है कॉम्प्लिकेशन उनसे बचा जा सके। अभिभावकों को कुछ अभिभावकों के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि साल में एक बार एटलीस्ट एक बार बच्चों का हेल्थ चेकअप कराएं। जो वैक्सीनेशन जब शेड्यूल में प्लान है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। और अगर बच्चे को कैरीज टीथ है या बच्चे को खून की कमी पाई गई है तो उसके लिए उचित उपाय डॉक्टर से सलाह लेके करें। कोई सावधानियाँ इसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे दिन में 2 बार ब्रश करें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। मीठा चॉकलेट जो है हम उसको बच्चों को सीमित रखें और मीठा खाने के बाद कुल्ला करें। संस्कृति रक्षा मंच द्वारा आज जिला पुलिस अधीक्षक को 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे नवरात्रों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि कई इवेंट कंपनीज ऐसी हैं जो केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से डांडियों का आयोजन कराती है। साथ ही अश्लील गाने चलाए जाते हैं और अमर्यादित वेशभूषा का प्रचलन कर संस्कृति को बदनाम किया जाता है, जिससे उनकी धार्मिक भावना आहत होती है। उन्होंने एसपी से निवेदन किया है कि ऐसे लोगों को अनुमति ना दी जाए और जहाँ पर भी गरबों का आयोजन हो रहा है वहाँ पर उचित सुरक्षा के प्रबंध किया जाए। आज संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा, जैसा कि आप सबको विदित है, आगामी 3 अक्टूबर से माता जी के नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और विगत कई सालों से देखने में आ रहा है कि माता के गरबों के नाम पर इवेंट कंपनियां बिल्कुल पूर्वक कार्यक्रम करती है और हिंदू संस्कृति का हनन करती है। हमने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे भी किसी इवेंट कंपनी को इसकी परमिशन नहीं दी जाए और जो भी आयोजक ऐसे गरबा आयोजित करेंगे उन सबसे भी निवेदन किया है कि अपने गरबा पंडाल में किसी भी विधर्मी को प्रवेश न दें और पंडाल में प्रवेश से पूर्व तिलक लगाएं, गोमूत्र और गंगा जल का चरनामा देकर ही उनको प्रवेश करें ताकि किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था नहीं बिगड़े। अगर उनके पास गंगा जल की व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ता करके उनको देंगे, वे हमसे संपर्क करें। और अगर कोई भी विधर्मी ये न्यूसेंस करता पाया गया तो कार्यकर्ता उनको कानूनन प्रशासन को सौंपेंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, एडिशनल एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि इसे किसी भी तरह का कानून किसी को नहीं तोड़ने दिया जाएगा और देर रात्रि तक कोई भी भोरता नहीं होने दी जाएगी। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज नगर निगम, एनएसएस, सोफिया कॉलेज और जन महिला सुरक्षा अधिकार समिति द्वारा सोफिया कॉलेज से एक जागरूकता रैली निकाली गई और स्वच्छता की शपथ ली गई। ये अभी वर्तमान में जैसा आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद ही स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत की थी और जो इसमें अभी जो महात्मा गांधी जी की जो भी जयंती आने वाली है, इसी के तहत ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये वार्ड सर्किल जो हमारा सर्किल संख्या 10 है, उनके हमारे सभी कर्मचारी, पार्षदगण और साथ ही सोफिया कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी भागीदारी से ये स्वच्छता सेवा के रूप में पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज यहाँ शपथ सबको दिलाई जाएगी और साथ ही दिलाई जा रही है और साथ ही सबको जो है हम यहाँ पे श्रमदान करते हुए रैली के रूप में आम नागरिक को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 2014 से चलते चलते 2024 तक 10 वर्ष हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर नगर निगम अजमेर परिवार के तरफ से और सोफिया कॉलेज, हमारे एनएसएस, जन महिला सुरक्षा अधिकार समिति अजमेर की तरफ से यह एक पहल की गई है। सोफिया कॉलेज की सभी विद्यार्थी इसमें शामिल हैं। हमारे सर्किल के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने जमादार हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, सभी लोग हैं। आदरणीय हमारे साथ में हमारे नगर निगम के पार्षद साथी गजेंद्र सिंह जी रलावता भी उपस्थित हैं। सभी सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ उपस्थित हैं। तो यहाँ हम सब लोग मिलकर रैली निकाल रहे हैं। स्वच्छता की शपथ ली है सभी ने। ये मैसेज हम सभी गलियों में, कॉलोनीज़ में और हमारे जितने भी मित्रगण हैं और रिश्तेदारों में बताएंगे और कोशिश ये करेंगे हम लोग कि प्रतिदिन हम सफाई रखें, आसपास में सफाई रखें, गंदगी किसी को फैलाने नहीं दें। तो यही शपथ हम सब ने लिए। हम यहाँ से रैली निकालेंगे। रैली के बाद में सफाई अभियान में सभी लोग शामिल होंगे और सफाई करेंगे और सबको एक ही मैसेज देंगे पूरे अजमेर की आवाम को कि साफ सफाई में पूरा नगर निगम का सहयोग करें, हर डिपार्टमेंट की मदद करें और जितने सोफिया कॉलेज के विद्यार्थी, टीचर्स यहाँ उपस्थित रहे, एनजीओ से पधारे हुए हमारे गणमान्य साथी लोग, उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस पहल में आप सब लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र से एक युवक का अपहरण कर उसे गलत काम करने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित के भाई इमरान ने 5 युवकों के खिलाफ रामगंज थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सोमलपुर निवासी इमरान ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें उसने शिकायत देकर बताया कि उसका भाई सैफ घर से घूमने के लिए निकला था। इस दौरान गाँव का निवासी इरफान उसे अपने साथ बाबा बदाम शाह की दरगाह के पास के इलाके में ले गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान कुछ और युवक भी वहाँ पहुँच गए, जिनके नाम अब्बास, हमीद, बीरा और इकबाल बताए जा रहे हैं। इन सभी आरोपियों ने उसके कपड़े उतारे और उसे गलत काम करने पर मजबूर किया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद जब सैफ की तबीयत बिगड़ने लगी तो आरोपियों ने उसे वापस छोड़ दिया। इसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आरोपियों के खिलाफ रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अजी मेरा भाई है छोटा, ये सैफ अली का नाम है। ये 28 तारीख की रात की बात है, 11 साढ़े 11 बजे मेरा भाई बाहर घूम रहा था तो गाँव के ही लड़के 3-4 एक लड़का आया इरफान नाम का, उसने गाड़ी पे बिठा के और उसको लेके गया कुछ छिड़क कर बाबा बदाम शाह की झाड़ियों के अंदर। वहाँ ले जाके आगे से 4 लड़के मौजूद थे उधर, मैंने उनकी प्लानिंग थी पहले से कुछ करने की, हमारे को मालूम नहीं है क्या किया। उधर ले जाते ही उसको लात मार के नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही एक अब्बास नाम का लड़का था, उन्हीं के परिवार का, वो आके उसको पकड़ लिया और मोबाइल से वीडियो चालू करके उसके कपड़े खोलने लग गया और गंदी गंदी हरकतें करने लग गया। बोलता भाई हम तेरे साथ गंदा काम करेंगे, नहीं तो तेरे को ब्लैकमेल करके गांव में बदनाम करके, हमारा ग्रुप चलता है बहुत बड़ा है। और फिर 3 लड़के और आए उसी दौरान वहीं पे, जिसमें से एक का नाम तो मेरे भाई ने मेरे को बताया हमीद, और एक बीरा जो जलाल का लड़का है, और एक इकबाल। ये 3 लड़के आए थे और वहाँ से फिर मेरा भाई घबरा गया। 5 लड़कों को एक आदमी देखकर पूरी तरह से घबरा गया था वो, उसके रोने लग गया, हाथ जोड़ने लग गया। फिर बोला ये मर जाएगा, इसको वापस छोड़ देते हैं। फिर इरफान ने उनको मोबाइल कोस लिया। अब मोबाइल में लॉक खुलवाया उसने, लॉक खुलवा के मालूम नहीं उसने क्या किया उसके साथ में, लॉक के अंदर क्या मालूम नहीं, कोई चेट की या क्या किया है हमारे को मालूम नहीं है। मेरे भाई ने मेरे को बताया, वो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में दोनों ने बिठा के, हमारे गाँव में एक बाड़ा आता है वहाँ पर लाके पटक के भाग गए। फिर मेरा भाई रात को कम से कम 1 बजे लगभग, ऐसे उनकी हालत नहीं थी चलने की, ऐसा आया था घर के बाहर आके गिर गया था, फिर नाली में चला गया था, फिर वापस आके गिर गया, दरवाजा बजा के रोने लग गया। मेरी सिस्टर दरवाजा खोल के बाहर निकली थी, बाहर निकलते देखा तो ये रोने लग गई, तो खुद ही बेहोश हो गई थी एकदम। भाई मेरा भाई ऐसे कैसे हालत में आया था, वो बोल रहा मेरे को तो पकड़ के ले गए, मेरे को पकड़ के ले गया। तो कौन ले गए? हम उसको सीधा वहाँ से नसीम हॉस्पिटल लेके आए थे सीधा।
वहाँ पे उन्होंने इलाज की 2-3 दवाई दी, इंजेक्शन वजन दिया, थोड़ा रिलैक्स मिला, हम सीधा रामगंज थाने लेके चले गए। रामगंज थाने हमने एप्लीकेशन दी रात को 1:30 बजे। एप्लीकेशन लिख के उन्होंने बोला भाई सुबह हो 6:30 बजे हम कार्रवाई करेंगे। फिर घर चले गए हम, सुबह फिर रामगंज थाने आए, दिन भर बैठे रहे। 1:30 बजे हमारी रिपोर्ट कटी थी, अब वो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमारा भाई जेलन अस्पताल में एडमिट है, अभी पुलिस वाले भी बयान लेने के लिए आए थे, लेके गए थे। अब स्थिति तो सही है, अब बयान देने के लायक स्थिति डॉक्टर साहब बताया, मैं अंदर नहीं गया था अभी डॉक्टर साहब बयान ले गए। करीब कितने लोगों पे शिकायत कर? 5 लोगों पे तो शिकायत है, बाकी उनके परिवार को, हमारे परिवार को भी खतरा है भाई साहब। अपहरण कराया, हमने अपहरण का दर्ज करवाया, भाई उठा के लेके गए थे। आपका नाम? मेरा नाम इमरान खान, मैं सोमलपुर का हूँ, भाइयों को पीड़ित का भाई हूँ बटावाड़ा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।